ओके एवरीवन, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन हम लोगों ने पढ़े थे, राइट। मोनोपोली क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हमारे पास थर्ड आ जाता है, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, थर्ड वन क्या है? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ओके, देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही जनरली रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो कैसी है? एकदम इजी डेफिनेशन। बिकॉज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉम्पिटिशंस, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली। जब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मोनोपोली के हम लोग मिलाएंगे तो अपने को मिलेगा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। इट्स सो सिंपल। सो मैं ऐसा लिख सकती हूँ यहाँ पे इसकी मीनिंग, कोएग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्योंकि आपको भी पता है कि रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ होना इट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल, एंड मोनोपोली के भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ होना तो वो सारी चीजें भी नहीं दिखने को अपने को मिलती है। सो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोगों को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स परफेक्ट कंपटीशन के, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मोनोपोली के हम लोगों को साथ में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ सोप इंडस्ट्री। एग्जाम्पल में सोप इंडस्ट्री, मुझे बताओ सोप इंडस्ट्री में कौन सी फॉर्म्स आती है? सोप इंडस्ट्री में चलो जल्दी फटाफट से नाम बताते जाओ मेरे को सोप्स का, कि आपने कौन से सोप्स सुने हैं और आप यूज करते हो। चलो जल्दी फटाफट, टेल मी फास्ट। कौन से सोप आपने सुने हैं, यूज करते हो? यस कुणाल, काव्या? डेटॉल, डेटॉल। फिर जो बोलते डव, जाओगे लिखती जाऊंगी मैं। डेटॉल और जल्दी बताओ। डव, डव, मेडिमिक्स, मैडिमिक्स, सिंथॉल, पतंजलि, वाइल्डस्टोन, सिंथॉल, पतंजलि और वाइल्डस्टोन, वाइल्डस्टोन और बोलो। लाइफ बॉय, लाइफ बॉय। फिर और बताओ जल्दी। लक्स, पियामा, और कोई आपको याद है? बस इतने? ठीक है, एक्सेट्रा। ओके, और भी होते हैं बट हम लोग क्या, हाँ संतूर सबसे इंपॉर्टेंट। संतूर, बोरोप्लस, बोरोप्लस सोप, ठीक है, बोरोप्लस भाई। ओके, सो दैट्स इट। ओके, एग्जांपल्स। अब मुझे बताना ये बहुत सारे सेलर्स है कि नहीं है, बहुत सारी फर्म्स है कि नहीं है। सो यहाँ से एक पहली कैरेक्टरिस्टिक्स अराइज होती है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक की, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, है ना, ये चीज आपको देखने को मिली। अब मुझे बताओ डेटॉल, डव, मेडिमिक्स, ये जितने भी सोप्स आप यूज करते हो
सबका यूसेज तो वही है, देखो आपके बॉडी को स्क्रबिंग करना और आपके बॉडी को साफ करने का, ठीक है, सबका यूसेज क्या है, वही है, लेकिन क्या सबका प्राइस सेम है? नहीं। नो। क्यों सेम नहीं है? वाई? है तो सब सोप ही, लेकिन तो भी लेकिन वो अलग अलग कंपनी के हैं। सब अलग 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 क्वालिटी में डिफरेंस होता है। क्वालिटी हाँ। डिफरेंस आ जाता है। और क्या देखने को मिलता है आपको डिफरेंस? इसका साइज, इसका शेप, इसका पैकिंग, सब चीजें आपको अलग अलग देखने को मिलती है। यस और नो? Yes, ma'am. Yes. क्वालिटी वगैरह सब कुछ। डव का आप देखो तो कैसा शेप होगा, लाइफ बॉय का आप शेप देखो, उसकी फ्रेग्रेंसेस देखो, सबका अलग अलग सब देखने को मिलता है, राइट? है सब्स्टिट्यूट? यस एवरीवन, है क्या है? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है ना। ये डव नहीं होगा तो अपने दूसरा को यूज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, मोनोपोलिस्टिक के अंदर चीज क्या होती है, कंपटीशन तो होता है लेकिन प्राइस को छोड़ के कंपटीशन। सो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे कि कंपटीशन अदर देन प्राइस, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को सिर्फ और सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही देखने को मिलती है। इसी वजह से मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है ताकि आपके दिमाग के अंदर भी क्लैरिटी आए कि भाई ये कंसेप्ट, ये कंपटीशन कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो रहे हैं, न्यूमरस सेलर्स नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, राइट? ना ही बहुत सारे न्यूमरस सेलर्स है, ना ही एक सेलर है, यहाँ पे मैनी सेलर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, ठीक है। एक ये चीज, दूसरी चीज आती है यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या आ रहा है दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, in terms of weight, in terms of packing, in terms of color, in terms of shape, in terms of weight, अलग अलग है ना। यहाँ पे जितने भी आप प्रोडक्ट्स आपने मेरे को बताए, उन सबका क्वालिटी, उन सबका शेप, कलर, साइज, वेट, फ्रेग्रेंस, सब क्या है, डिफरेंट है ना। सोप बनाया उसकी फॉर्मूला तो वही है, लेकिन ये सब चीजें क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं बुक के अंदर से, फटाफट से देखो। पेज नंबर आपका आ जाता है 69 और उसमें सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पढ़ती हूँ और उसके बाद मीनिंग और देन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हो। देखो क्या लिखा है, इन रियलिटी markets are neither perfectly competitive market nor pure monopoly market। ये तो चीज हम लोगों ने पहले ही पढ़ी कि ना ही पूरी तरीके से परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलता है, ना ही पूरे तरीके से अपने को मोनोपोली देखने को मिलती है। सो अ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ बोथ is found and there is a coexistence of partial monopoly and partial perfect competition। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के, कुछ फीचर्स मोनोपोली के अपने को जनरली देखने को मिलते हैं इन अ प्रैक्टिकल लाइफ in the market, which is known as monopolistic competition। So the major types of market observed in monopolistic, और mostly यही तरीके का कंपटीशन अपने को रियल लाइफ में देखने को मिलता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैम्बरलिन। बहुत इजी डेफिनेशन, perfect competition and perfect monopoly coexist is in market known as monopolistic। यहाँ अगर ये वाली डेफिनेशन भी लिखोगे तो भी आपकी राइट ही जाएगी, ठीक है। आपको जो अच्छी लगे आप वो लिख लो। फिर अकॉर्डिंग टू श्रीमती रॉबिन्सन, उन्होंने क्या लिखा है, इफ ईच फर्म एस्टैब्लिशेस मोनोपोली, कि भाई एक ही फर्म जैसे डव है या डेटॉल है, इनकी मार्केट में मोनोपोली भी साथ साथ में कंपटीशन भी, ऐसी अगर चीज होती है तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा जाता है। देखो फिर से पढ़ रही हूँ मैं, क्या लिखा है, इफ ईच फर्म
establishes monopoly and also competes at the same time, the market is called imperfect competition or monopolistic competition. समझे? तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन दी हुई है. यस, ओके. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो डेटॉल के कस्टमर्स अलग है, डव के कस्टमर्स अलग है, भले ही इनका जो टारगेट ग्रुप रहता है पर्टिकुलरली. देखो डेटॉल का जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं वो कौन होते हैं? सब लोग, चाहे वो किड्स हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, वो सबको टारगेट करता है डेटॉल. और लाइफ बॉय का भी इसी तरीके से. लेकिन डव किसको टारगेट करता है? सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को टारगेट करता है वो. फिर आप संतूर देखो तो संतूर भी सिर्फ किसको टारगेट करता है? सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को ही टारगेट करता है. तो इसी वजह से इन लोगों की मोनोपोली जैसा चीज भी होता है, क्योंकि ये लोग प्राइस अपने मर्जी से बनाते हैं, अपने मर्जी से डिसाइड करते हैं. प्लस यहाँ पे कंपटीशन देखने को भी मिलता है इनके बीच में. समझे? तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आ जाता है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड न्यूमरस बायर्स. सो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, देयर आर न्यूमरस सेलर्स इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. वी नो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर क्या होता है? न्यूमरस सेलर्स. और मोनोपोली के अंदर क्या होता है? एक सेलर. सो व्हाइल इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर मैनी सेलर्स, इट मींस दैट देयर आर नीदर अ न्यूमरस सेलर्स, बहुत ज्यादा भी नहीं होते हैं, ना ही एक सेलर होता है, मैनी सेलर्स होते हैं. But there are many sellers, and due to this in monopolistic competition the factor competition becomes very important. तो many sellers होते हैं ना, तो competition भी रहता है इनमें. लेकिन इनका क्या होता है, हर एक ब्रांड आती है. जैसे डव एक अलग सी ब्रांड है, डेटॉल एक अलग सी ब्रांड है, भले है सोप ही, लेकिन तो भी क्या है, ब्रांड भी आती है मोनोपोली जैसा, और फिर कंपटीशन भी होता है इनके बीच. और बायर्स के रिलेटेड तो वही चीज बताई है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड न्यूमरस बायर्स. तो बायर्स तो न्यूमरस ही होते हैं. सो न्यूमरस है तो उनका तो कोई वैसे भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है मार्केट में. देखो क्या लिखा है, द बायर्स बीइंग न्यूमरस इन द मार्केट दे कैन नॉट इंडिविजुअली. एक कोई बायर चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो चलती है एमआरपी, और एमआरपी पे कोई भी बार्गेनिंग नहीं होता है. ये चीज आपने जनरली देखा है, राइट? तो जिस चीजों की एमआरपी होती है वो सारा कंपटीशन कौन सा आता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही अपने को देखने को मिलता है. ठीक है, क्योंकि एमआरपी पे क्या बार्गेन करोगे यार आप? आपकी एमआर उस पे डेटॉल पे उस पे एमआरपी लिखी हुई होती है, और यू हैव टू पे दैट ओनली. उस पे कोई भी बार्गेन नहीं चलता है कुछ भी. तो इंडिविजुअल बायर नहीं कर सकता है कुछ भी, जो प्राइस है उसको वही उसी में खरीदना पड़ेगा. सो दे कैन नॉट इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस द मार्केट, ऑल्सो दे कैन नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, सो प्राइस नहीं चेंज कर सकता वो. ओके, फिर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो आ रही है, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. दिस is very important characteristics, most IMP characteristics. आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हिच मार्केट. ऐसा भी पूछ सकते हैं हम लोग एमसीक्यू में. या फिर हम लोग ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट यू मीन बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ऐसा भी पूछ सकते हैं. 2 मार्क में बोल सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. मतलब 1 मार्क हो, 2 मार्क्स हो या एमसीक्यूज हो, उनमें जनरली प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को पूछा जाता ही है ये चैप्टर के अंदर. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ना है. क्या लिखा है देखो ना, इसकी हेडिंग से ही आपको पता चल रहा होगा कि प्रोडक्ट डिफरेंट. ठीक है, कैसे? इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, साइज, वेट और ये सब. So this is a distinct or an important characteristics of the monopolistic competition. It means that the product is different from another product in terms of form, quality or या तो nature. ठीक है, so when a producer produces a product, जो भी प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है
तो पॉसिबिलिटी होती है कि सेम प्रोडक्ट नहीं हो, जैसे हमारे टीचर्स में ही ऐसा होता है। अभी अगर मैं जो चीज आपको पढ़ा रही हूँ, सेम अगर टॉपिक आपको कोई दूसरी टीचर पढ़ा रही है, तो सेम नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमारे में भी क्या आ जाता है, डिफरेंशिएशन आ जाता है, क्योंकि मेरा तरीका अलग होगा, किसी और फैकल्टी का तरीका अलग होगा, राइट। सो ऐसे डिफरेंट होता ही है मोस्टली, चाहे सर्विसेज हो चाहे गुड्स हो, आपको देखना मिलता ही है प्रैक्टिकल लाइफ में। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर आर माइनर डिफरेंसेस in the products in the terms of form, fragrances, taste, shape, weight, and quality. So due to these minor differences, the product can be called as a different. Simple. 2 मार्क के अंदर या 1 मार्क के अंदर आपसे पूछ लिया, बहुत इजी है ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये इसको है ना अपने बुक में IMP करना, हाँ, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है परफेक्ट कंपटीशन की, राइट, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में भी हम लोगों ने यही कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। सो कोई फर्म को निकलना हो जा सकता है, कोई फर्म न्यू फर्म को ऐड आना है ये मार्केट में तो भी आ सकता है। लेकिन मेरे को बताओ, कोई भी फर्म कब एंटर होती है किसी भी मार्केट में, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी। कोई भी फर्म कब एंटर होती है, बताओ। जब मैम एक जगह पे अगर मतलब मार्केट डाउन हो जाता है और दूसरी जगह पे अप है, तो फिर वो Yes. सब दूसरे में शिफ्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स, तो वो सब दूसरे में, अभी जैसे सोप इंडस्ट्री बहुत अच्छे से कमा रही हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे अभी के टाइम्स पे डॉक्टर्स बहुत जबरदस्त का कमा रहे हैं, तो आजकल क्या बोलेंगे पेरेंट्स, यार तुम्हें ना, तुम डॉक्टरी करना, तुम लोग साइंस लो भाई 10th के बाद और डॉक्टरी करो, और देखो डॉक्टर्स बेचारे कितना कमा रहे हैं। तो ये लोगों को ऐसा लगता है भाई क्या ये चीज में प्रॉफिट है, तो इसमें जाना चाहिए अपने को, यहाँ क्या। मैंने आपको ये करंट सिचुएशन लॉकडाउनिंग के हिसाब से ही मैंने सब चीजें आपको बताई थी कि शॉर्ट पीरियड के लिए ही ये एंट्री एग्जिट होता है, लॉन्ग पीरियड में ऐसा सब कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर पैराग्राफ लिखा था, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया है, कुछ चेंजेस नहीं किया है इसके अंदर, ठीक है। मैं जस्ट रीड करती हूँ, देखो क्या लिखा है, द फ्री मूवमेंट ऑफ फर्म्स मीन्स द अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। यहाँ पे क्या है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, भाई प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो चलो भाई वो अट्रैक्ट कर रहा है कि हाँ भाई फर्म्स, चलो भाई इसमें घुसना है अपने को, न्यू फर्म एंटर करेगी वो मार्केट में, ठीक है। इवन व्हेन द फर्म सफर लॉसेस, और अगर लॉसेस हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, दे आर फ्री टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, आराम से निकल सकते, किसी को कोई टोक टोक नहीं है यहाँ पे, जिस फर्म को जाना हो वो जाओ, जिस फर्म को आना हो वो आए, नो टोक टोकिंग। So the free entry and exit of the firms occur only for the short period. ये चीज की उधर भी लिखी हुई थी। So this means that the firms enter freely by attraction of the supernormal profit and exit freely because they suffer losses. So when there is a normal profit, अगर कोई भी बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट चल रहा होगा तो कोई भी फर्म ना ही एंट्री करेगी ना ही एग्जिट करेगी, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट मैंने आपको बताया था मींस, नॉर्मल प्रॉफिट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस जैसी सिचुएशन है, बिकॉज रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों क्या है, दोनों सेम आ जाती है, कोई डिफरेंस नहीं आ जाता है। क्योंकि देखो अगर प्रॉफिट नहीं कर रहे तो नुकसान भी तो नहीं कर रहे ना, हाल फिलहाल तो चल रहा है भाई नॉर्मल प्रॉफिट जैसा सिचुएशन है। So when there is a normal profit, the free entry and exit of the firm decreases and stops. The firms are not attracted by the normal profit, क्योंकि उनको लगता है कि ये क्या है, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट, इस बिजनेस में भी नॉर्मल प्रॉफिट ही हो रहा है, इससे अच्छा तो मैं अपने बिजनेस में टिका रहूं ना। So the firms do not enter, इस वजह से फर्म्स नहीं आती है in the market, and similarly the firms in the market do not exit as they are not suffering losses, और ना ही निकलती है ना ही एग्जिट करती है क्योंकि लॉसेस भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो ये वाली भी एक बहुत इजी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक सेकेंड, हाँ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फ्री
एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, ठीक है। फिर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है सेलिंग कॉस्ट। क्या आ रही है? सेलिंग कॉस्ट। मुझे बता सकते हो सेलिंग कॉस्ट क्या हो सकता है? This is also most IMP characteristics and can be separated, maybe asked, can be asked separately. ठीक है? So most IMP characteristics. Can anyone tell me what is selling cost? कुछ idea है? Selling cost, selling expenses भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि cost को आप expenditures भी बोल सकते हो। कोई बता सकता है क्या हो सकता है? एनी आइडिया? कुछ भी आप बोलोगे, मैं से कुछ बोलूंगी नहीं, बट आप अपना व्यू भी बता सकते हो इस चीज के लिए कि सेलिंग एक्सपेंसेस और सेलिंग कॉस्ट कुछ आपके दिमाग में आ रहा हो। ये कंपनीज के रिलेटेड कुछ, ये कंपनी सेलिंग कॉस्ट करती है, इनका सेलिंग कॉस्ट बहुत हाई होता है, सेलिंग एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब सेलिंग एक्सपेंडिचर्स क्या हो सकते हैं? मैम एडवर्टीजमेंट। Of course, very good. Advertisement. सेलिंग, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस और सेलिंग कॉस्ट है क्या। सेल करने के लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं अपने को, जैसे हेत ने बोला एडवर्टीजमेंट, और क्या हो सकता है? और कौन से खर्चे करती है फर्म्स अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मार्केट में, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए? और कुछ करती है फर्म कि सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही करती है? एडवर्टीजमेंट आप जो भी लेना चाहो, टीवी, रेडियो। मैम सैंपल गुड्स दे, क्या करती है? सैंपल गुड्स देते हैं। अच्छा, सैम्पलिंग करना, ओके, डेमोस दिखाना, करना, सैंपल ले जाओ, फिर यूज करो और फिर प्रोडक्ट खरीदो, ऐसा, या टेस्ट करवाती है, ऐसा सब कुछ। यस, जैसे मैप्रो कंपनी में आपने देखा होगा, आप अगर महाबलेश्वर गए हो तो मैप्रो की फैक्ट्री है वहां पे यही चीज होती है। आपको जो भी, आपको शेक रिलेटेड जो भी चाहिए ना आपको, वो आप टेस्ट करो, आपको दूध में, पानी में वगैरह में सब में वो बनाकर देते हैं, या चाय वगैरह भी, या फ्रूट जैम्स भी होती है काफी सारी, तो आप टेस्ट करो, आपको अच्छा लगता है तो आप परचेज करो। तो वहां पे रिटेल आउटलेट इतना बड़ा बना हुआ है, मैप्रो फैक्ट्री है और फिर बहुत बड़ा रिटेल आउटलेट बना हुआ है, कैफे है अंदर, सब कुछ है। तो ऐसा भी होता है। और क्या करती है आप बताओ मेरे को? डव कंपनी और ये सब जो कंपनीज है, ये वाली सारी, हम स्टार से सब प्रमोशन करवाते हैं। स्टार से प्रमोशन, ब्रांड एम्बेसडर्स अपने सिलेक्ट करती है और अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाती है। तो एडवर्टीजमेंट में आई थिंक सो ये सब चीजें आ गई। तो थ्रू टीवी एडवर्टीजमेंट ले लो, या फिर बैनर्स ले लो, होर्डिंग्स ले लो, कोई भी मैगजीन्स ले लो, न्यूज़पेपर्स ले लो, मतलब जिसमें भी एडवर्टीजमेंट करनी हो तो सब ये एडवर्टीजमेंट में आ जाता है। So advertisement is the most expensive activity, और ये सेलिंग के लिए की जाती है कि भाई जितना ज्यादा सेल हो सके, मतलब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और आप क्या देखते हो, अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हैं कंपनीज? कुछ गिफ्ट्स देती है, कुछ प्राइजेस, कुछ गिफ्ट्स। कोई कंपनी देखी है आपने यस मैम। जो गिफ्ट देती है? कौन सी कंपनी गिफ्ट देती है? इनमें से बताओ, सोप में से कौन सी कंपनी कुछ गिफ्ट देती है, कुछ प्राइज देती है? टेल मी। मैम जैसे कि बाय 3 गेट 1 ऐसे सब ऑफर्स चलती रहती है। यस यस, 3 साबुन पे 1 साबुन फ्री डीमार्ट में। और क्या करते हैं, मतलब ये सब कुछ डिस्काउंट्स में आ गया। हाँ, और क्या करती है फिर? वो देखा नहीं है, संतूर पे 1 पेन फ्री, वो भी तो आता है, होता है ना संतूर साबुन पे पेन फ्री, वही। फिर और किसमें गिफ्ट्स आपको मिलती है? हम लोग, आपको पता है, हम लोग ऐसे कुरकुरे या फिर ऐसी सब चीजें भी खाते थे जिसके अंदर से कुछ ना कुछ है ना निकलता था। अंकल चिप्स में से निकलता था, कुरकुरे में से निकलता था, क्रैक्स में से निकलता था। हम लोग खाते ही सिर्फ वो अंदर गिफ्ट निकले ना, बस उसी के लिए खाते थे हम लोग। या फिर आपने सुना होगा वो चीज बॉल्स आते थे पैपी के,
बहुत पहले, हम लोग छोटे हुआ करते थे तब आती थी वो चीज, उसमें से भी गिफ्ट निकलता था अंदर से, बस वो गिफ्ट के लिए ही हम लोग वो खरीदते थे और कोई पर्पस नहीं होता था हमारा। जैसे बच्चे हैं, किंडर जॉय क्यों खरीदते हैं? जहाँ दिखाने उनको किंडर जॉय, आई वांट किंडर जॉय, आई वांट किंडर जॉय, भाई अंदर से गिफ्ट निकलेगी ना भाई टॉय निकलेगा अंदर से। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब क्यों करती है कंपनीज? या आपने देखा होगा अल्फा 1 में आपको जनरली क्या दिखता हो, कैसे तरीके से वो अपना सेल करती है? आप मॉल्स में जाते हो, करते हो, इतने बड़े बड़े कांच के उनके शोरूम्स होते हैं, आप शॉपर स्टॉप देख लो, या एडिडास का, नाइकी का शोरूम देख लो, जारा का शोरूम देखो, बीइंग ह्यूमन का शोरूम देखो। तो ये जब शोरूम्स है, इतने बड़े बड़े शोरूम्स, इतने बड़े बड़े इनके शॉप्स होते हैं, उनके खर्चे नहीं है, उसको मेंटेनेंस नहीं है उसका, ये सब भी सेलिंग कॉस्ट में ही आता है ये सब चीजें। इवन मैं आपको बताऊं तो 50% ऑफ, ये आप देखते होगे पेंटालून्स में, वेस्ट साइड में। तो ये सब क्या है, ये जो खर्चे करने पड़ते हैं ये सब सेलिंग कॉस्ट है, सब कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो आपसे 1 मार्क में पूछ सकते हैं व्हाट इज सेलिंग कॉस्ट, तो उसमें क्या लिखोगे? द एक्सपेंसेस डन फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट इज नोन एज सेलिंग कॉस्ट। जो भी एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं क्या करने के लिए? प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ये जो सेलिंग कॉस्ट है ना, वो सिर्फ इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, और ओलिगोपोली जो नेक्स्ट वाला मार्केट है उसके अंदर भी अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट से मैं इसको रीड करती हूँ, क्या लिखा है? द एक्सपेंसेस डन फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट आर कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। द सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड्स पैकिंग। आपने देखा है कितनी अट्रैक्टिव पैकिंग होती है आजकल, हैम्पर्स जितने भी आते हैं उनकी भी अट्रैक्टिव पैकिंग होती है, फिर वो बड़े चोकोपाई के साथ छोटा चोकोपाई फ्री, ऐसा सब भी होता है। फिर मेकिंग द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव, सेल्स टैक्स लगता है, ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स टैक्स तो ठीक है, अभी जीएसटी लगता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस गिवन टू द होलसेलर्स, रिटेलर्स, उनके खुद के भी तो मार्जिन होते हैं ना भाई, वो सब भी तो देखने पड़ते हैं। क्या प्रोड्यूसर डायरेक्टली कस्टमर तक तो पहुंचाता नहीं है, होलसेलर, रिटेलर, उनके खुद के भी तो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। फिर शोरूम के खर्चे, फिर अ स्पेसिफिक अमाउंट एक्सपेंड फॉर द सेल्स, सेल्स के लिए भाई 50% ऑफ, या सेल लगी हुई है यहाँ पे, जो भी कुर्ती ले जाओ 300 रुपए, 400 रुपए में। आपको ये सब चीजें ना स्ट्रीट शॉपिंग में जरूर देखने को मिलेगी। आप बांद्रा चले जाओगे, या फिर मुंबई, आप जितनी भी स्ट्रीट शॉपिंग करते हो, या फिर दिल्ली में स्ट्रीट शॉपिंग सरोजनी नगर और ऐसा सब कुछ वहां पे है, वहां पे बहुत सस्ता सस्ता 100 रुपए में टॉप, 100 रुपए में ये सब चीजें, ऐसा सब आपको जनरली देखने को मिलता है। तो ये सेल वगैरह करते हैं, प्राइजेस, गिफ्ट्स, फिर the most important that is advertisement cost. So the selling cost does not include the production expenses. हम लोग 5th चैप्टर में जो पढ़ के आए ना, वो प्रोडक्शन रिलेटेड था, पूरा का पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट थी, कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट जो हम लोग पढ़ते हुए आए, उसके अंदर रॉ मटेरियल और वो सब चीजें, ये है सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। तो दोनों को सम अप किया जाता है तो आपको टोटल कॉस्ट मिलता है, और फिर प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया जाता है, और फिर एमआरपी इसकी डिसाइड की, समझे? तो ये सब सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। So the selling cost is a typical characteristics of monopolistic market. This is not seen in monopoly or perfect competition. किसी में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ monopolistic के अंदर देखने को मिल रहा है। In this monopolistic competition market, the sellers try to attract the consumers through selling expenses. तो ये प्रमोट करके अपना ये सारे खर्चे करके अपने प्रोडक्ट रिलेटेड अट्रैक्शन पैदा करते हैं कस्टमर्स तक। So the product difference in the market gives a particular identity to the product. So there can be possibility of selling cost. जैसे यहाँ पे मोबाइल फोन्स, वीवो, ओप्पो, देखे नहीं है, दोनों के बैनर साथ में लगेंगे, उधर रणवीर सिंह, इधर दीपिका पादुकोण, दोनों के ब्रांड एम्बेसडर देखो भाई। फिर सोप्स, सोप्स का भी हम लोगों ने एग्जांपल्स देखा ही है, जैसे डेटॉल, फिर मम्मी से रिलेट करते हैं ना वो, कि हाँ भाई मेरे बच्चे के लिए डेटॉल कीटाणु से बचाएगा, ऐसा करेगा, ऐसे सब एडवर्टीजमेंट लाते हैं, etc. have different advertisement, ठीक है। So this characteristics is very very IMP। हाँ, फिर नेक्स्ट आ जाती है डेट इज कंपटीशन अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ के कंपटीशन होगा भाई, प्राइस नहीं आएगी क्योंकि प्राइस अलग ही होती है यहाँ पे, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, हर एक कंपनी की अलग अलग होती है, तो इस वजह से प्राइस भी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है।
तो यहाँ पे क्या है, कंपटीशन अदर देन प्राइस, ठीक है। So monopolistic market has a competition of price and also competition other than price. So the sellers keep the price fixed, जो MRP मैंने आपको बोला, try to attract the consumers by advertisement and compete by modifying the quality. इनका continuously quality बहुत अच्छा improvise करते रहते हैं, continuously researches वगैरह करते रहते हैं ये अपने product related. The sellers try to attract the consumers and compete on the basis factors other than price. दूसरा चीजों पे वो कंपटीशन होगा, लेकिन प्राइस में भाई कोई कंपटीशन नहीं होगा इनमें, ठीक है। पर परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था, प्राइस रिलेटेड कंपटीशन होता था ना, वहां पे प्राइस क्या होती थी, सारे सेलर्स में फिक्स रहती थी मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज इम्परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द मार्केट। क्या है इम्परफेक्ट, क्योंकि नाम ही है ना, इम्परफेक्ट कंपटीशन बोलो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलो, सो इम्परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग मार्केट। ओके, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द बायर्स एंड सेलर्स डू नॉट हैव द कंप्लीट नॉलेज। क्योंकि देखो डव का टारगेट मार्केट अलग है, डेटॉल का टारगेट मार्केट अलग है, तो ये आपस में ऐसा इतना ज्यादा वो नहीं होता है इनका, इनकी खुद की एक ब्रांड होती है, अलग से इंडिविजुअलिटी होती है इनकी, समझे। तो ये लोग, इनको इतना ज्यादा कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है, रखते हैं इतना नहीं कि भाई हाँ कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, वो ध्यान होता है, बट इतना ज्यादा भी नहीं, क्योंकि ये लोग खुद के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, खुद की कंपनी पे बहुत अच्छा फोकस करते हैं। So they are not aware of the identical and substitute products. So the price of identical and substitute products are either high or a low. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे। अभी डव ने प्राइस कर दी, ज्यादा कर दी, या डेटॉल ने कम कर दी, इनको फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज के लिए। क्यों? क्योंकि डव एक अपने आप में ही इंडिविजुअलिटी सोप है, समझे। उसकी एक इंडिविजुअल ब्रांड लॉयल्टी है। जो कस्टमर्स डव प्रेफर करते हैं वो डव ही प्रेफर करेंगे, चाहे प्राइस हाई हो चाहे प्राइस लो। ऐसा होता है बहुत बार, ऐसे ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को ये लोग टारगेट करते हैं। So there are many firms producing identical or substitute products. So the firms compete by creating a new identity of the product and thus establishes monopoly like situation. भाई मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, वो लोग ट्राई करते हैं ऐसा, अपनी एक न्यू आइडेंटिटी पैदा करते हैं। So this creates a monopolistic competition. ठीक है, so बस इतना ही था छोटा सा monopolistic competition. Large number of sellers, product differentiation in terms of quality, weight, size, shape, fragrances, free entry and exit of the firms. Selling cost means selling expenses जो फॉर्म करती है, जैसे शोरूम के खर्चे, एडवर्टीजमेंट एंड ऑल, ये सब कुछ। कंपटीशन अदर देन प्राइस and imperfect knowledge regarding market. That's it. खत्म हो गया भाई, सबसे मस्त, सबसे इजी। दो तो नहीं आ जाती है एकदम, एक तो कॉमन फ्री एंट्री एग्जिट, लार्ज नंबर वाली भी कॉमन, बाकी बची तो कंपटीशन अदर देन प्राइस, इम्परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द मार्केट। ठीक है, इजी एवरीवन, क्लियर? कुछ डाउट आपको मोनोपोलिस्टिक के रिलेटेड? अब एक ही बचा है सिर्फ, ओलिगोपॉली। नेक्स्ट लेक्चर में खत्म ये चैप्टर। क्लियर एवरीवन? यस और नो? यस मैम।